हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर और क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने रेडियो एक्टिविटी की बात की है। अब समय आ गया है दूसरे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखने का जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर समझाया था। कौन थे वो साइंटिस्ट? रदरफोर्ड साहब थे वो। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया टॉमसन को तो अब तुम छोड़ो, टॉमसन को जाने दो, पागल इंसान है वो। अब मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं तुमको एटम का मॉडल क्या होगा। हमने कहा बताओ रदरफोर्ड साहब। और ऐसा नहीं रदरफोर्ड साहब को हल्के में ले रहे थे, हम बहुत सही मानते थे कि भाई बड़ी वजनदारी है रदरफोर्ड साहब में। क्यों? क्योंकि भाई दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि प्रोटॉन था वो इन्हीं की देन थी, तो इनको हल्के में नहीं ले सकते थे। मतलब दुनिया ने माना, इनका लोहा भी मानना पड़ा कि भैया ये वजनदार आदमी है और ये जो बोलेगा सही बोलेगा। तो रदरफोर्ड साहब ने करा और मैं कोई भी हवा में, और रदरफोर्ड साहब ने बोला कि देखो मैं एटम का स्ट्रक्चर तो तुम्हें बताता हूं, लेकिन मैं टॉमसन की तरह कोई हवा में बात नहीं करूंगा, मैं फैक्चुअल बात करूंगा, एक्सपेरिमेंट के साथ बात करूंगा। और मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, मैं भी वो कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट, तुम दुनिया वाले सब लोग आओ और देखो वो एक्सपेरिमेंट मैं क्या कर रहा हूं। तो रदरफोर्ड साहब ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट बोला गया? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इसके 2-3 नाम है, जिसमें से एक सबसे कॉमन नाम जो हम लोग बोलते हैं वो होता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। कई किताबों में अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मिला है, लिखा है, चलेगा वो भी, तो आप कोई सा भी नाम बोल सकते हो। गोल्ड फॉइल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने जो मटेरियल यूज किया था जिससे उन्हें अल्फा रे को पेनिट्रेट करवाया था, वो मटेरियल जो था वो एक गोल्ड फॉइल थी। तो वैसे हम कुछ पहले जान ले कि रदरफोर्ड साहब का क्या क्या है हिसाब किताब है। कि रदरफोर्ड वाज अ केमिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, ही वाज अ केमिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, और भाई साहब नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो। ट्रांसमुटेशन ऑफ द एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिविटी के वजह से उनको नोबेल प्राइज मिल चुका था। तो रदरफोर्ड साहब मतलब जानी मानी हस्तियों में थे, नोबेल प्राइज विजेता थे फॉर हिज वर्क ऑन द ट्रांसमुटेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। और उनके सम्मान में एटॉमिक नंबर जो 104 पे है एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, उसको उनके सम्मान में रुदरफोर्डियम नाम दिया गया, रदरफोर्डियम उनको नाम दिया गया। तो जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 104, नॉट 4, 104, 104 जो है उसका नाम रदरफोर्डियम पड़ा, जो कि रदरफोर्ड के सम्मान में पड़ा। कई लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते, कई लोग बोलते कि 104 वाला जो एलिमेंट है ना वो रदरफोर्ड साहब ने डिस्कवर किया था। नहीं भैया, 104 वाला एलिमेंट रदरफोर्ड साहब ने डिस्कवर नहीं किया। उस सिर्फ सम्मान में, रदरफोर्ड साहब के सम्मान में उसका नाम रदरफोर्डियम पड़ा है। 104 एटॉमिक नंबर, तो रदरफोर्डियम नाम पड़ा है, ठीक है। लेकिन ये सब तो चलो जीके वाली, जनरल नॉलेज वाली बात हो गई। अब जो कायदे वाली बात, केमिस्ट्री वाली करनी है, वो मैं आपको समझाता हूं, जिसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बताना जा रहा हूं। मतलब जो रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट था, जिसको आप अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल लो या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोल लो, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। और उस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन निकाले रदरफोर्ड साहब ने, वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट आगे, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम में सबसे पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करना चाहता हूं। कौन सा एक्सपेरिमेंट? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोल लो, या फिर उसी का नाम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल दो। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल दो। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, समझाता हूं। रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉइल ले ली। गोल्ड फॉइल कैसी होती है? मतलब एक
गोल्ड की ऐसी एक फॉइल ले ली, ऐसी एक गोल्ड फॉइल थी। हालांकि मैं आपको इसको साइड व्यू से बताना चाह रहा हूं, तो मैं कुछ ऐसा बताऊंगा आपको। ऐसी गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, और इसके अंदर से उन्होंने अल्फा रे को स्कैटर्ड किया। अब गोल्ड फॉइल थी, मतलब इसमें एटम्स होंगे गोल्ड के, मतलब बहुत जगह पर क्या होंगे, गोल्ड के एटम्स होंगे, तो इसमें एक्चुअली गोल्ड के एटम्स थे। तो उन्हीं एटम में से मैं एक एटम लेकर आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट समझा देता हूं, बट उन्होंने ऐसी फॉइल ली थी जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। तो मैं एक एटम ले लेता हूं, ये उनने एक गोल्ड का एटम ले लिया, यहां पर देखेंगे ये एक एटम हो गया गोल्ड का, जो रदरफोर्ड साहब ने ले लिया था। तो ये गोल्ड का एटम रदरफोर्ड साहब ने ले लिया था, और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को उनने कंडक्ट किया था। देखो एक सर्कल नहीं बन पा रहा है, हां अब ठीक है। और इस पर ही उनने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। कैसे किए थे? पहले उन्होंने एक लेड चैम्बर बनाया। कौन सा चैम्बर? लेड चैम्बर। लेड चैम्बर मतलब जहां पर आप, जो लेड का बना होगा खुद। क्यों लेड का चैम्बर बनाया? क्योंकि इसके अंदर उनने रखा रेडियो एक्टिव मटेरियल। कौन सा मटेरियल? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके ऊपर रखा, इसके अंदर रखा। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था इसके अंदर, जिससे हार्मफुल रेडिएशन निकलती थी। और वो जो सब्सटेंस था वो लेड का चैम्बर में क्यों रखा था? क्योंकि लेड में एक हद तक पोटेंशियल होती है, लेड में एक हद तक पोटेंशियल होती है कि वो खतरनाक रेडिएशंस जो निकल रही हैं उनको एमिट कर सके, उनको एब्जॉर्ब कर सके। मतलब ये जो रेडिएशंस आपकी निकल रही हैं यहां से, उनको क्या कर सके? वो एब्जॉर्ब कर सके। वो जो खतरनाक रेडिएशंस निकलेंगी यहां से, वो एब्जॉर्ब मतलब पीछे की तरफ ना जाए, जो जाए वो आगे की तरफ जाए। और कौन सी रेडिएशन निकलेंगी? अगर ये मैं बोल रहा हूं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये, तो गामा रेडिएशंस निकलेंगी, या कह लो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलेंगी, अल्फा बीटा भी निकल सकती हैं। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनने रखा। दिस इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और इस लेड चैम्बर के आसपास पॉजिटिव फील्ड रख दी। पॉजिटिव फील्ड मतलब रेडिएशंस जैसे ही निकलेंगी वो अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज कर लेंगी, पॉजिटिवली चार्ज कर लेंगी। तो मतलब जो भी रेडिएशंस यहां से निकलेगी वो अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करेगी। और रेडिएशंस के बारे में पता करने के लिए उनने यहां पर लगाई जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। क्या लगाई? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। आपको पता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या करती है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन शो करती है फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस को पता करने के लिए उनने यहां लगाई जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। दिस इज दी ZNS स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी, विच विल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। फ्लोरेसेंस का कंसेप्ट पता है ना आपको? जैसी लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट होगी, वैसे ये ग्लो कर जाएगी, चमक जाएगी। तो उनको वो चीज पता करनी थी इस चीज के हिसाब से, तो उनने ये अरेंजमेंट करा। एंड दिस इज द गोल्ड फॉइल। ये AU यानी कि गोल्ड की फॉइल है। दिस इज गोल्ड फॉइल। अब उनने क्या कहा? उनने ये कहा कि मैं इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस को पास करता हूं और रेडिएशंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता हूं। मतलब जो रेडिएशंस है उनको बिहेवियर को ऑब्जर्व करता हूं। तो एक बात तो तय थी, ये जो रेडिएशंस है ये पॉजिटिव रेडिएशंस थी। मतलब यहां से जो भी रेडिएशंस जा रही थी वो डेफिनेटली पॉजिटिव रेडिएशंस थी। तो वो पॉजिटिव रेडिएशंस थी यहां से जो जा रही थी, ठीक है। तो जितनी भी रेडिएशंस आएंगी वो सब पॉजिटिव रेडिएशंस आएंगी। और जैसे ही उनने पास करी तो काफी रेस जो है वो सीधे सीधे निकल गई। कैसे निकल गई? सीधे सीधे रेडिएशंस निकल गई। मतलब कोई डिफ्लेक्शन उनने नहीं दिखाया।
जैसी रे आई वैसे सीधे सीधे चली गई, मतलब जैसे इंसिडेंट करी वैसे निकल गई, जैसे इंसिडेंट हुई वैसे सीधे चली गई, विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन उन्होंने नहीं दिखाया। मतलब जैसे इस एंगल से भेजी तो यहां वाला फ्लोरेसेंस स्क्रीन ग्लो कर गई, यहां से भेजी तो ये वाली ग्लो कर गई, जैसे यहां से भेजी तो ये वाली ग्लो कर गई। तो उनको लगा कि यार कुछ खास चीज है ही नहीं एटम के अंदर, मतलब एटम टोटली वेकेंट स्पेसेस से भरा पड़ा है, खाली जगह है, कोई मतलब ऐसी कुछ है ही नहीं जिससे जो मेरी जो रेस जा रही है वो कुछ डिफ्लेक्ट करें, कुछ बिहेवियर अलग दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा यार पता नहीं क्या चीज है, मतलब काफी खाली जगह है इस एटम के अंदर। तो इस बात से उन्होंने कंक्लूड करा कि एक एटम के अंदर बहुत सारी खाली स्पेसेस होती है, बहुत सारी खाली स्पेसेस होती है। और वो रेडिएशंस कैसी थी, वो सारी रेडिएशंस पॉजिटिव रेडिएशंस थी। तो एक बात तय हो गया, पॉजिटिव रेडिएशंस थी, मतलब दीज रेडिएशंस वर अल्फा रेस एंड दिस वाज द सोर्स ऑफ अल्फा रे। तो मैंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिख दिया है, बट मैं लिख देता हूं इट विल बी एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा particle. So it will be an alpha particle and these rays are called alpha rays. So these rays are called alpha rays. और alpha rays चूंकि सीधे सीधे निकल गई विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, इस बात से रदरफोर्ड साहब ने कंक्लूड करा कि एक एटम के अंदर बहुत सारी खाली स्पेसेस होंगी, वेकेंट स्पेसेस होंगी। फिर उनका दिमाग चला, उनने सोचा कि यार एक काम करते, थोड़ा सा कोर पार्ट में जाते, कोर पार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या इन रेडिएशंस, अल्फा रेडिएशंस का बिहेवियर है। हो सकता है कोर पार्ट में अलग आए। कोर पार्ट में क्यों अलग आएगा बिहेवियर? क्योंकि बच्चों जब आप किसी भी स्फीयर के कोर में जाते हो, सेंटर तक जाते हो, तो चीजें ठोस होने लगती हैं, मतलब चीजें और डेंस और रिजिड होने लगती है। मतलब वो जो स्फीयर है वो रिजिड होगा सेंटर पे, और जो ज्यादा डेंस होगा वो सेंटर पे होगा। क्यों? क्योंकि जब वो सेंटर पर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मास वहां कंसंट्रेटेड होगा। कभी भी आप किसी भी स्फीयर को देख लो, उसका जो मास होता है वो उसके बिल्कुल मध्य में जो सेंटर पार्ट होता है उधर कंसंट्रेट होता है, और ज्यादा मास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर कंसंट्रेट होगा तो वहां ज्यादा डेंसिटी होगी। मतलब जो कोर पार्ट है वो ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू आउटर पार्ट्स। तो उन्होंने कहा ये तो आउटर पार्ट से मैंने रेस को ले गया, एक काम करता हूं कोर पार्ट से लेकर जाता हूं, मतलब थोड़ा सा सेंटर की तरफ से लेकर जाता हूं। जैसे वो सेंटर की तरफ लेकर गए रेडिएशन को, उनको अचंभा हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ रेस क्या हो गई? जो इस एंगल से आ रही थी वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेस ऐसे आ रही थी तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब रे हमने इस एंगल से भेजी लेकिन जिंक सल्फाइड स्क्रीन यह वाली चमक गई। रे हमने इस एंगल से भेजी तो उम्मीद थी कि ये वाला यहां पर कहीं जिंक सल्फाइड स्क्रीन चमकेगी, यहां नहीं चमकी, यहां वाली नीचे वाली चमक गई। तो क्लियर समझ में आया कि रे ने क्या कर लिया, खुद को डिफ्लेक्ट कर लिया है, खुद को डिफ्लेक्ट कर लिया है। इससे उन्हें यह समझ में आने लगा कि डेफिनेटली एटम के सेंटर में कुछ ऐसा पार्ट है जिससे मेरी अल्फा रे डिफ्लेक्ट कर रही है, जिससे मेरी अल्फा रे जो है वो टकराकर मतलब कहीं डेविएट हो रही है, कहीं डिफ्लेक्शन दिखा रही है। उनने का पता करो ये क्या है। उनने इसको बिल्कुल सेंटर से पास करवाया, मतलब जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था बिल्कुल उसके सेंटर से इस रेडिएशन को पास किया। जब सेंटर से इस रेडिएशन को पास किया तो वो बाउंस बैक हो गई, मतलब रेडिएशन जैसे आई थी वैसे, जैसे गई थी वैसे वापस आ गई, बाउंस बैक हो गई। इससे इनको समझ में आया कि एटम के सेंट्रल मोस्ट पार्ट में एक बहुत ही कठोर, एक बहुत ही हार्ड, एक बहुत ही रिजिड सब्सटेंस मौजूद है। और हो ना हो वो जो कठोर और रिजिड सब्सटेंस मौजूद है वो एटम का पॉजिटिव नेचर दिखलाता है, मतलब वो जो हिस्सा है वो पॉजिटिविटी से घिरा हुआ है, पॉजिटिव है वो खुद में। क्यों पॉजिटिव है वो खुद में? क्योंकि जो रे वो दे रहे थे वो भी पॉजिटिव थी। ये जो अल्फा रेज आ रही है, दीज रेज वर आल्सो पॉजिटिव। तो उनने कहा भाई एक पॉजिटिव से ही दूर भागता है। जैसे रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं, रेज वापस जा रही हैं तो ये दूर भाग रही हैं, और पॉजिटिव से ही दूर भागता है। अगर ये नेगेटिव होती तो इसकी तरफ जाती रेस, कन्वर्ज हो जाती। लेकिन ये डाइवर्ज क्यों हुई? ये जो रेस थी ये यहां से डाइवर्ज क्यों हुई? जरूर ये जो मेन पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, ये 100% डेंस तो है, रिजिड तो है, कठोर तो है, लेकिन ये पॉजिटिव
चार्ज भी रखता है। मतलब जो भी पॉजिटिव चीजें होंगी, जो भी पॉजिटिव एटम के अंदर पार्टिकल होता है, वो इसी सेंट्रल पार्ट में होता है, वो इसी सेंट्रल पार्ट में होता है। यह बात किसने बताई? रदरफोर्ड साहब ने बताई, और ये उनके एक्सपेरिमेंट ने बताई। तो इन चीजों से काफी ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाले कि एटम के अंदर काफी जगह खाली है, लेकिन जब आप उसके सेंट्रल पार्ट पे जाते हो तो वहां पर आपको एक रिजिड, एक डेंस, एक मास में दिखाई देता है, जहां पर पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड है। और वो जो चीज है जिसमें पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो रेज उन्होंने भेजी थी वो पॉजिटिव रे भेजी थी, और ये सारी पॉजिटिव रेज क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, या वापस बाउंस बैक हो गई। कुछ एक आध बाउंस बैक हो गई, एक आध मतलब 12,000 13,000 रेज भेजी थी तो उसमें से एक आध बाउंस बैक हो गई, और जो बाकी रेज थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। उन्होंने कहा एक पॉजिटिव ही पॉजिटिव से डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली ये जो पार्टिकल जिससे सेंट्रल पार्ट जिससे मेरी रेस टकरा रही है, वो 100% क्या है? वो अपने आप में पॉजिटिव नेचर रखता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये हो ना हो, ये एक ऐसा पार्ट है एटम के सेंटर पे जिसके अंदर प्रोटॉन रहता है। बाद में उन्होंने कहा कि भैया इस जगह का नाम रख दो, और इस जगह का एक नाम उन्होंने रखा जिसको न्यूक्लियस बोला गया। तो भैया रदरफोर्ड की जो खूबी रही इस एक्सपेरिमेंट की, वो ये नहीं रही कि उन्होंने एटम का मॉडल बताया। एटम का मॉडल तो बताया ही था, वो तो आगे आएगा, हालांकि वो गलत मॉडल था तो वो हम मानते नहीं है। लेकिन जो हम आज तक मानते हैं वो क्या था कि एटम के अंदर एकदम सेंट्रल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस क्या है? घर है। किसका घर है? प्रोटॉन का घर है। ये हम आज तक मानते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज कर दी, ये रदरफोर्ड साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस एक्सपेरिमेंट की। बाकी तो इनने मॉडल भी बताया, लेकिन मॉडल वाहियात बताया, कोई मॉडल का कोई टिका नहीं वो मॉडल ज्यादा समय तक। उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या था वो मॉडल? बात करेंगे। ड्रॉबैक्स क्या थे वो भी बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए क्या बता रहा हूं मैं कि जो न्यूक्लियस की खोज थी वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस एक्सपेरिमेंट की। और बोला कि भैया न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन का घर है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है। तो एक्चुअली द प्रोटॉन रिसाइड इन दिस न्यूक्लियस। हालांकि बाद में पता चला कि जब न्यूट्रॉन आए तो न्यूट्रॉन भी इसी के अंदर रहते हैं, क्योंकि पूरे एटम का जो मास है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। मतलब पूरे एटम का जो मास है वो इस न्यूक्लियस में ही कंसेंट्रेटेड है। और मास हम दो ही चीजों का मानते हैं, एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसी के अंदर रहते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोला गया। तो ये न्यूक्लियस की खोज हो गई। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो आपको बताता है, वो आपको यह बताता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है किसी एटम के कोर पार्ट में, यानी कि सेंट्रल पार्ट में। और गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज करी? कई लोग सवाल करते हैं सर गोल्ड फॉइल क्यों यूज करी? गोल्ड उस समय का सबसे अनरिएक्टिव मेटल माना जाता था, इनफैक्ट आज भी है। गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। आप देखो सालों तक आप गोल्ड के आभूषण ज्वेलरी पहन सकते हो, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया गोल्ड जो है वो बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, होता ही नहीं है रिएक्ट किसी से। वो ऐसे ही मेटल चाहते थे, वो ऐसे ही मेटल का एटम चाहते थे जो रिएक्ट ना करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि अल्फा रे वो भेज रहे हैं और यहां पर केमिकल रिएक्शन हो जाए तो उनके एक्सपेरिमेंट का सारी खत्म हो जाएगा। मतलब वो एक्सपेरिमेंट का जो पर्पस है वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां केमिकल रिएक्शन हो गई। तो वो नहीं चाहते थे केमिकल रिएक्शन हो, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन फ्लोरोसेंस के लिए दिखाई। और अब इनने यहां जो जो इमेजेस आ रही थी, इमेजेस कौन सी? चमकने वाली नहीं, क्योंकि जहां पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन चमक गई, जहां पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन चमक गई वहां तक तो रे पहुंच गई होगी, और जहां जहां नहीं चमकी वहां वहां परछाई पहुंची होगी, क्योंकि जहां रे नहीं पहुंची मतलब वहां पर रे नहीं जा सकती थी। तो रे को किसी ने बीच में रोक लिया, और रे का काम क्या है? जिसने बीच में रोका उसकी परछाई फेंक देना, तो उसकी परछाई यहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया? इमेज मिल गई थी, बहुत सारी इसकी न्यूक्लियस की इमेज मिल गई थी। और उनने क्या करा? पहला और आखिरी डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लिया। उनने पता कर लिया कि भैया पहला डिफ्लेक्शन कहां हुआ था? इस जगह पर हुआ था। इधर से नीचे से पहला डिफ्लेक्शन कहां हुआ था? इधर से हुआ था। तो उनने कहा मतलब इनके और इनके बीच में ही वो चीज का डिफ्लेक्शन हो रहा है रे का। तो उनने बोल दिया वो जो कठोर चीज है, वो जो रिजिड पार्ट है एटम के सेंट्रल में, जिसको न्यूक्लियस बोल दिया, ये उस न्यूक्लियस का साइज है। ये उस न्यूक्लियस का साइज है जो बाद में क्या बनकर निकला? डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस।
क्या बनकर निकला? डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे उनने डायमीटर या कह लो रेडियस, क्योंकि आप डायमीटर का आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी, तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस भी उनने निकाल लिया, जो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक थे। अलग अलग एटम के लिए अलग अलग डायमीटर है, कोई फिक्स डायमीटर नहीं, इसलिए मैं डायमीटर नहीं लिख रहा, लेकिन उनने ये कैलकुलेट कर लिया कि ऊपर साइड से पहला डिफ्लेक्शन कहां मिला? अच्छा यहां मिला। नीचे साइड से पहला डिफ्लेक्शन कहां मिला? अच्छा यहां मिला। मतलब सारे डिफ्लेक्शन इन दोनों डिफ्लेक्शंस के बीच में ही मिलेंगे, मतलब यहीं तक वो सेंट्रल पार्ट है, वो रिजिड पार्ट है, यानी कि यहीं तक वो न्यूक्लियस है। तो उनने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली जो पूरे न्यूक्लियस के डायमीटर बन गया। क्योंकि आप देखो ना, ये अगर पूरी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये पूरा डायमीटर ही तो बन रहा है, तो ये पूरा डायमीटर हो गया, और दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस। तो ये डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस के तौर पर निकल कर आया। तो ये न्यूक्लियस की खास बात है कि ये सबसे डेंस पार्ट है, रिजिड पार्ट है, जो एटम के सेंट्रल पे मौजूद है और अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है। और अगर अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जो प्रोटॉन है एटम के अंदर वो यहीं रहता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, और मास भी वहीं कंसंट्रेटेड है। तो हम सब क्लियर भी हो गया, क्योंकि प्रोटॉन ही होता है जो मास, जिसका मास हम कंसीडर करते हैं एटम में। तो ये भी क्लियर हो गया कि भैया ये न्यूक्लियस ही होगा सेंट्रल पार्ट पे, जिसके अंदर प्रोटॉन रहता है। बाद में प्रोटॉन का साइज का रेंज, कितने रेंज से कितने रेंज तक हो सकते हैं, ये सारी बातें रदरफोर्ड ने निकाली। और रदरफोर्ड का नाम एटॉमिक मॉडल्स में, केमिस्ट्री के पन्नों में इसलिए दर्ज है क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस की भी खोज की थी। एटॉमिक मॉडल बताया था लेकिन गलत बताया था, वो मॉडल पे मैं अभी आऊंगा। ये चीज आपको क्लियर हुई? क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हो। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे आते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा अल्फा रे और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके एक विजुअलाइज मैंने ऑलरेडी एक इमेज आपको बनाकर भी दी है। ये देखो लेड बॉक्स है, दिस इज अ लेड बॉक्स। इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है जो अल्फा रे प्रोड्यूस करेगा। अल्फा रे मतलब पॉजिटिवली चार्ज रेज प्रोड्यूस करेगा। और जैसी वो गोल्ड फॉइल से, ये देखो ये जो येलो कलर का आपको दिखाया है, ये दिस इज कॉल्ड अ गोल्ड फॉइल, और ये आपकी एक डिफ्लेक्शन स्क्रीन है जिस पर आपको चमकता हुआ दिखेगा, जो कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। जैसी उन्हें सेंट्रल पार्ट से पास किया, डिफ्लेक्शन शुरू हो गए। देखो डिफ्लेक्शंस आने शुरू हो गए जैसी सेंट्रल पार्ट पे गई। दिस इज अ सेंट्रल पार्ट ना, जैसे ही गई यहां से देखो सारे डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। यहां से पास करता तो सीधे सीधे चले जाते, यहां से पास करता सीधे सीधे चले जाते, लेकिन सेंट्रल पार्ट से किया तो जैसे ही सेंट्रल पार्ट से किया तो वैसे ही क्या आ गए? डिफ्लेक्शंस आ गए। इससे यह साबित होता है कि जो एटम है उसके जैसे ही आप सेंटर कोर पार्ट पे मूव करते जाओगे तो वो डेंस और रिजिड होता जाएगा। मतलब वहां पर एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही डेंस और बहुत ही रिजिड पार्ट है और अपने आप में पॉजिटिव चार्ज कंटेन रखता है। तो वो एक न्यूक्लियस के समान, वो एक न्यूक्लियस हो गया। जैसे कोई भी फल आप खाते हो तो उसके अंदरूनी पार्ट पर आप जाते हो, आपको गुठली मिलती है। जैसे आम खाओगे तो आपको उसके अंदरूनी पार्ट पे गुठली मिलेगी। वो गुठली कितनी कड़क, कितनी हार्ड, कितनी रिजिड होती है। वैसे ही एटम के अंदर भी आप कोर पार्ट में जाओगे तो आपको उसी समान न्यूक्लियस मिलेगा। तो वो जो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि एक फ्रूट आप कोई सा भी ले लो जिसमें बीज होते हैं, जिसमें गुठली होती है। जैसे मैंगो ले लो तो मैंगो में आप देखोगे कि बीच में जैसे गुठली होती है, वैसे एटम के अंदर भी एक रिजिड और स्फेरिकल पार्ट होता है, जिसमें आप देखोगे कि उनके स्फेरिकल और उस रिजिड पार्ट के जो सेंट्रल में जाओगे वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा, क्योंकि वो अपने अंदर प्रोटॉन समाये रखता है, प्रोटॉन रखता है वो अपने अंदर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एक बार आप इस इमेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे आते हैं। तो ये खोज हुई किसकी? न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस की इस खोज से कई चीजें उनने बताई, कई मॉडल उनने समझाया। उनने कहा, रदरफोर्ड साहब ने, एटॉमिक मॉडल, द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन नोन एज द न्यूक्लियस। मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से जो पूरा पॉजिटिव चार्ज था वो एक सेंट्रल मोस्ट पार्ट में कंटेन्ड था, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। सेंट्रल मोस्ट पार्ट पे कंटेन्ड था जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। पूरा पॉजिटिव जो पार्ट था वो इसी सेंट्रल मोस्ट पार्ट पे कंसंट्रेटेड था। तो यहां पर रहता है प्रोटॉन, ऐसा उनने कहा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पर रहता है कौन? प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इस प्रोटॉन के चक्कर काटते रहते हैं। वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इस प्रोटॉन के पूरी तरीके से क्या? चक्कर काटते रहते हैं। इस तरीके से पूरे चक्कर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके आसपास गोल गोल घूम रहे हैं, ये ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया।
दिस इज अ न्यूक्लियस विच कंटेन्स प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उस समय तक नहीं हुई थी, इसलिए न्यूट्रॉन के बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन हम ये मानते हैं कि इसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन है दे मूव इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये जो फिक्स्ड पाथ है, ये पाथ में फिक्स्ड पाथ में घूमते रहेंगे। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, या इनको आप शेल्स बोल सकते हो। तो ये जो पाथ है, हालांकि ये पाथ एक फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई भी सर्कल बना सकते हैं। तो ऐसा सर्कल भी बन सकता है, ऐसा सर्कल भी बन सकता है, ऐसा सर्कल भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा, मतलब कैसे भी सर्कल्स बन सकते हैं। लेकिन वो उसी न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काटते रहेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहेगा? प्रोटॉन रहेंगे। और यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों साथ होने की वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। उनने ये बात बताई। तो ये बोलना, जैसे टॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन गड़े होते हैं, ये गलत निकला। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन गड़े नहीं है, न्यूक्लियस एक जगह पर स्थिर है जहां पर जिसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस की परिक्रमा ले रहे हैं। परिक्रमा बोले तो चक्कर काट रहे हैं गोल गोल फिक्स्ड पाथ में, और सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में चक्कर काट रहे हैं एक न्यूक्लियस के। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद फिर और एटॉमिक मॉडल्स जो समझाया रदरफोर्ड साहब ने, उसी के और पॉइंट्स की भी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद उन्होंने क्या बताया? इसके बाद उन्होंने बताया द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बहुत आराम आराम से परिक्रमा ले रहा है, बहुत तेजी से हाई स्पीडली मूव कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर पाथ में जो न्यूक्लियस के अबाउट है उसमें बहुत हाई स्पीडली घूम रहा है। ये सेंट्रल पार्ट पे न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस के अंदर आपको ब्लू कलर के जो बॉल्स स्फीयर्स दिख रहे हैं वो प्रोटॉन बता रहे हैं, और जो रेड है वो न्यूट्रॉन बता रहे हैं। हालांकि न्यूट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि जब रदरफोर्ड साहब का मॉडल आया तब न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं थी। न्यूट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई थी। लेकिन हम जो आज मानते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन भी सेंट्रल पार्ट में रहता है। ये बात हम आज मानते हैं, जो कि प्रोटॉन के साथ ही रहता है। और इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। सो इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ये लोग, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं दोनों को मिलकर। जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस अपन इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स, वैसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स। क्लियर हो गया? इसके बाद उन्होंने क्या बोला? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स कीप देम इंटैक्ट। हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भागता क्यों नहीं है, तो बोले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है जिसके पास पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, लेकिन इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये न्यूक्लियस कहां रहता है? ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को इंटैक्ट रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये इंटैक्ट रहता है, ये चिपका रहता है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। क्यों? मतलब न्यूक्लियस के साथ चिपका, मतलब इन द सेंस कि न्यूक्लियस उसको बांधे रखता है। ऐसा चिपकता नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर, वो तो उसके आसपास गोल गोल घूमता है। बस ये कह लो कि वो इलेक्ट्रॉन बना हुआ रहता है किससे? न्यूक्लियस की जकड़ में। क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसको कहीं जाने नहीं देगा, उसको एक फिक्स पाथ में घुमाता रहेगा, ना उससे दूर जाने देगा ना उसके करीब आएगा। मतलब वो एक फिक्स पाथ में ही घूमता रहेगा। हमने सवाल किया सर दूर क्यों नहीं जाता, तो जवाब आया कि सर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए उसको दूर नहीं जाने देता, उसको एक फिक्स पाथ में घुमाता है, जिसको आप फिक्स पाथ को ऑर्बिट बोलते हो या शेल बोलते हो। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे आता हूं। तो ये था स्टूडेंट रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। हालांकि हम इस मॉडल को मानते नहीं है, क्योंकि ये हम रिजेक्ट कर चुके, क्योंकि इसके अपने ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या इनके ड्रॉबैक्स थे और क्यों रदरफोर्ड को खारिज कर दिया गया। लेकिन टॉमसन का एक ड्रॉबैक था जो इस मॉडल में दूर किया गया। क्या ड्रॉबैक था? टॉमसन साहब के सामने सवाल रखा गया था कि एटम के अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई गई है, एटम के अंदर कोई पार्टिकल है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है। टॉमसन साहब
क्यों ये काइनेटिक एनर्जी है, इस बात का जवाब दो। टॉमसन साहब इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। रदरफोर्ड साहब ने वो चीज क्लियर की कि एक्चुअली जो एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि वो घूम रहा है इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पास मूवमेंट है, उसके पास मोशन है, मतलब उसके पास वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, हालांकि वो मास बहुत कम है, लेकिन है तो सही। तो मास और वेलोसिटी दोनों है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और एटम के अंदर वही इलेक्ट्रॉन क्या पोजेस करता है, इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी, जो पूरे एटम की मान ली जाती है कि इस एटम के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो यह बात रदरफोर्ड ने साबित करी, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक फिक्स सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी रख रहा है, मूव कर रहा है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये चीज उनने भी साबित करी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब इसी के साथ कुछ जुड़े हुए कंसेप्ट भी आते हैं, जैसे हमने कहा कि सर इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो उसको कुछ बोल सकते हो, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कुछ बोल सकते हो। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से निकल कर आई। वो ये थी, अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एक बात तय है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस एटम पर अगर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं है, मतलब एटम को छूने पर करंट नहीं लग रहा है, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, या जितने प्रोटॉन है कह लो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और उनका जो नंबर आएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का, वो उनका एटॉमिक नंबर कहलाया जाएगा। क्या नंबर कहलाया जाएगा? एटॉमिक नंबर, मतलब एटम का नंबर, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर। और बच्चों किसी भी एटम की पहचान उसका एटॉमिक नंबर ही होता है। किसी भी एटम की पहचान उसका एटॉमिक नंबर ही होता है। सर लेकिन हम क्या माने, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, देखो आप अगर एक डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर मानना। मतलब किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा हमेशा, हमेशा के लिए। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों नहीं मानना? आप तो कह रहे हो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है। हां, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फिर आप एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मान सकते हो। प्रोटॉन तो मान ही सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी देख लोगे तो प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब कोई एटम रिएक्ट करता है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ले जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को कहीं रिमूव करा देगा, या कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन ले आएगा यहां पर अपने अंदर। ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान चलता है एटम के साथ, क्योंकि एटम तो न्यूक्लियस के बाहर आवारा घूम रहा है, न्यूक्लियस की पकड़ में है, लेकिन अगर उस पकड़ को तोड़ दिया जाए, याद है आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम एटम को कुछ एनर्जी दे जिससे वो इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी और एटम के पास चला गया, जैसे सोडियम करता था, याद हो तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम खुद को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता था, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पहले 11 थी उसको 10 कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। क्लोरीन 17 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 18 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है, और जब चेंज हो जाती है तो वो एटम न्यूट्रल एटम नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि वो चार्ज बन जाता है, चार्ज एटम बन जाता है। और जब वो चार्ज एटम बन जाता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है। तो फिर क्या होगा एटॉमिक नंबर? फिर क्या एटॉमिक नंबर भी बदलेगा? नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा। इसीलिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, क्योंकि किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती, क्योंकि प्रोटॉन कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। वो क्या दे? न्यूक्लियस के अंदर क्या दे? और न्यूक्लियस की जो दीवारें वो अंबुजा सीमेंट की दीवारें, कोई प्रोटॉन बाहर नहीं जा सकता न्यूक्लियस के, और कोई प्रोटॉन बाहर का न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकता। जिसको जितने प्रोटॉन दे दिए भगवान ने, जिसको जितने प्रोटॉन दे दिए उतने ही प्रोटॉन उनके रहेंगे न्यूक्लियस में, वो चेंज नहीं हो सकते। वो चेंज होते तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में चेंज होते, न्यूक्लियर रिएक्शंस में चेंज होते, वो अलग केमिस्ट्री, हम उस केमिस्ट्री को अभी नहीं देख रहे। हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें प्रोटॉन चेंज नहीं होता। और एटॉमिक नंबर चूंकि किसी एटम की पहचान है तो वो पहचान सेम होनी चाहिए।
इसलिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या पे से ही निकाला जाता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही एक्चुअली एटॉमिक नंबर होगा हमेशा। हाँ, न्यूट्रल स्टेट में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी बोल सकते हो, न्यूट्रल स्टेट में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी बोल सकते हो और प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी बोल सकते हो, लेकिन जब वो न्यूट्रल स्टेट में नहीं है तो हमेशा सिर्फ प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही बोलोगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप कंफ्यूज होगे कि न्यूट्रल स्टेट में देखना है कि चार्ज स्टेट में देखना है, तो आप एक काम करो, आप एक ही स्टेट में, कोई भी स्टेट हो, हमेशा आप प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर बोलोगे। तो कोई अगर मुझसे पूछे एटॉमिक नंबर क्या है, तो अब से अपन सिर्फ एक ही चीज बताएंगे, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही एटॉमिक नंबर उस एटम का होगा, भले वो चार्ज हो भले वो न्यूट्रल हो, हमेशा प्रोटॉन की संख्या। और ये कभी नहीं बदलेगी, हम जिस केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं उसमें कभी नहीं बदलेगी। मतलब किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा। सोडियम का 11 है, आजीवन 11 रहेगा, पूरे जीवन में उसके 11 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। भले वो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करता रहे, लूज कर दे, 2 लूज कर दे, 10 लूज कर दे, एक गेन कर ले, कुछ भी कर ले, एटॉमिक नंबर उसका सेम रहेगा। जो उसकी प्रोटॉन की संख्या है जो 11 है, वही एटॉमिक नंबर 11 रहेगा उसका सोडियम का, वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड, इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट आता है बच्चों, मास नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हो और मास नंबर को आप A से डिनोट करते हो। मास नंबर क्या है? सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब जो न्यूक्लियस के रहवासी हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, उनका टोटल सम, टोटल नंबर। अब न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों मिलकर न्यूक्लियॉन्स बोले जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम मास नंबर बताएगा। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू मास नंबर। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मास नंबर बनाते हैं। मास नंबर को किससे? ए से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? मास नंबर आएगा, जिसको आप ए से डिनोट करते हो। और किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के तरीके में आप एलिमेंट का सिंबल लिखते हो। जैसे मैंने मान लो कोई एलिमेंट लिख दिया एक्स, ये सिंबल लिख दिया, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे Z और ऊपर लिखेंगे A, यानी कि मास नंबर। मास नंबर यहां पर भी लिख सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो यहां लिखोगे आप ऊपर मास नंबर और नीचे लिखोगे एटॉमिक नंबर, और हमेशा नीचे जो होगा वो एटॉमिक नंबर होगा और ये एलिमेंट का सिंबल होगा। ये किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो दिस विल बी द सिंबल, ये सिंबल है एलिमेंट का। This is mass number and this is atomic number। जो नीचे लिखा हुआ है this is atomic number। क्लियर? क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर से जुड़े हुए कई टर्म्स आती हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। वो टर्म्स क्या होती हैं हम डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। और ये है हमारा एटॉमिक नंबर के बारे में और ये है हमारा मास नंबर के बारे में। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा वीडियो जो कि पूरा रदरफोर्ड के मॉडल और रदरफोर्ड की डिस्कवरी के बारे में था, जो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। अगले वीडियो में हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर से जुड़े हुए कुछ टर्म्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, क्यों रदरफोर्ड को खारिज कर दिया गया और फिर किस नए साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी रखी एटम के मॉडल के लिए, ये सब हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के इन डेप्थ एनालिसिस से वीडियोस आपके लिए बनाए गए हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, जो magnetbrains.com पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।